इसके पीछे का दिमाग अजीत डोभाल ही थे और उन्होंने कश्मीर में पीडीपी पार्टी बनाई। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, जहां मेजर जी एन डोभाल रहते थे, अजीत डोभाल का जन्म हुआ। अजीत डोभाल के पिता आर्मी में मेजर थे और उनकी मां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एच.एन. बहुगुणा की कजिन थी। अब क्योंकि उनके पिता आर्मी में थे, उनका ट्रांसफर राजस्थान हो गया, तो अजीत डोभाल ने अपनी स्कूलिंग अजमेर, राजस्थान के इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल से पूरी की। फिर 1957 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की और उसके अगले ही साल 1968 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी एग्जाम दिया और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया। उस समय वो सिर्फ 22 साल के थे। अब आईपीएस में सिलेक्ट होने के बाद उनकी ट्रेनिंग हुई और फिर वो केरला के कोटायम डिस्ट्रिक्ट में एएसपी बन गए। एएसपी बनने के कुछ दिन बाद ही दिसंबर 28, 1971 के एक ऐसी घटना घटी जिसने अजीत डोभाल के बहुत कम समय में फेमस कर दिया। असाल में हुआ ये का केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के थलासरी में नूरजहान नाम के एक होटल था, जहां से एक आदमी ने पहले फ्लोर से जूता फेंक दिया और उसी के वजह से 2 रिलीजियस ग्रुप्स में लड़ाई हो गई। इस एरिया में हालात इतने खराब हो गए कि रियट्स होने लगे। लोग एक दूसरे का लूटमार करने लगे। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे का दुकानों से सामान लूटना शुरू कर दिया और उन्हें जलाने भी लगे। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस भी इस एरिया में जाने से डरने लगी। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस के होम मिनिस्टर के करुणाकरन बहुत प्रेशर में थे, तो वो एक ऐसे ऑफिसर के तलाश में थे जो इस एरिया में जाने से न डरे, कोई ऐसा ब्रेव ऑफिसर जो किसी तरह इन रियट्स के रोक सके। सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हें बताया कि एक नए ऑफिसर हैं जो बहुत शार्प माइंडेड हैं और बहुत ब्रेव भी हैं। उन्होंने अजीत डोभाल का नाम सजेस्ट किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स के बात सुनकर के करुणाकरन ने यह रायट्स रोकने की जिम्मेदारी अजीत डोभाल के दी। अजीत डोभाल इंस्ट्रक्शंस मिलने का बाद जनवरी 2, 1972 के इस एरिया में पहुंचे, जहां ऑफिसर्स जाने से डरते थे। अजीत डोभाल प्योर एरिया में घूमने लगे। अजीत डोभाल वहां जाकर छोटी से छोटी बात का जानकारी इकट्ठा करने लगे। उन्होंने डायरेक्ट फोर्स यूज करने का बजाय स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक्स के यूज किया। उन्होंने सिर्फ उन्हीं एरियाज में हैवी पुलिस डिप्लॉय के जहां पर इन रायट्स के पूरा कोऑर्डिनेशन फंक्शन कर रहा था। ऐसा करने के बाद बिना लथी दंडा का उन्होंने दोनों ग्रुप्स के लीडर्स के आइडेंटिफाई किया जो इन रायट्स के लीड कर रहे थे और खुद उनसे बात के निगोशिएशंस शुरू का। उनसे बात करने का बाद उन्हें समझ आया का घुसे का असली वजह थी लूटेड गुड्स। अजीत डोभाल ने रियोटर्स द्वारा लूटी गई प्रॉपर्टीज के रिट्रीव करवाया और उनके सही मालिकों का वापस दिया। कई दिनों से चल रहे रियोट्स बिना किसी हिंसा का एक हफ्ते का अंदर ही खत्म हो गए। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अलेक्जेंडर जैकब ने इन रायट्स पर एक रिपोर्ट बनाई और जब ये रिपोर्ट आई तो इसमें अजीत डोभाल की स्ट्रैटेजी की बहुत तारीफ हुई। उस समय भी वो बहुत फेमस हो गए। उस तरफ इंदिरा गांधी मिजोरम को लेकर बहुत परेशान थी। उस समय मिजोरम असम का हिस्सा था, अलग राज्य नहीं था। मिजोरम के इलाके में सूखा पड़ा हुआ था और लोग 1.5 लाख रुपए मुआवजे के लिए कह रहे थे। जब उनको नहीं मिला तो लाल डेंगा नाम के एक आदमी ने मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट बनाया, जिसका नाम बाद में बदलकर मिजो नेशनल फ्रंट कर दिया गया। लाल डेंगा ने मिजो लोगों के मुद्दों पर सरकार की आलोचना की और उनकी आवाज उठाई। अब मिजोरम असम का हिस्सा था और असम में एक नियम बनाया गया कि सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो असामी भाषा जानते हैं। इस बात पर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया और आम लोगों ने भी उनका बहुत साथ दिया। हालात तब बेकाबू हो गए जब असम राइफल्स रेजिमेंट, जिसमें मिजो लोग ज्यादातर थे, उसकी 2 बटालियन को बर्खास्त कर दिया गया। जब ये 2 बटालियन बर्खास्त हुई तो ये सैनिक बहुत गुस्से में अपने इलाके में वापस आ गए। इनमें 7 मुख्य कमांडो थे जिनकी नौकरी गई थी। ये वापस आकर लाल डेंगा की मदद करने लगे और कहने लगे कि सरकार ज्यादती कर रही है, हथियार उठाने पड़ेंगे। यहां से लाल डेंगा और एमएनएफ बहुत मजबूत हो गया और इन्होंने सरकार के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी।
ये मिजोरम को असम से अलग करने की बात करने लगे। यहां तक कि इन्होंने बीएसएफ पर हमला करके भारतीय झंडे को हटाकर अपना झंडा लगा दिया और मिजोरम को नया देश घोषित कर दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं एक आम समस्या पर बात करना चाहता हूं, दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना। अध्ययनों के अनुसार 40 से 50% वयस्क लोग दांतों के टेढ़ेपन से जूझते हैं। अब ये एक छोटी सी प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन दांत टेढ़े होने की वजह से सारे दांत अच्छे से साफ नहीं हो पाते, जिससे प्लेक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। यहां तक कि इससे बोलने में भी दिक्कत आ सकती है और हमारे ओरल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि दांतों का अलाइनमेंट हमारे लुक्स और हेल्थ दोनों के लिए कितना जरूरी है। अगर आपके दांतों का अलाइनमेंट सही नहीं है तो उसे ठीक करने के लिए आपको टूथसी के टीथ अलाइनर्स ट्राई करने चाहिए। आप टूथसी का फ्री डेंटल चेकअप घर बैठे या उनके अनुभवी सेंटर्स पर स्केड्यूल कर सकते हैं, जो मैंने खुद भी करवाया है। इससे आपको आपके दांतों और ओरल हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा। अगर आपका अलाइनमेंट सही नहीं है तो आप टूथसी के टीथ अलाइनर्स का इस्तेमाल करके 6 से 10 महीने के अंदर अपने दांत सीधे करवा सकते हैं। ये अलाइनर्स इनविजिबल होते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। इन्हें निकालना और पहनना बहुत ही आसान है और टूथसी रिजल्ट की गारंटी देता है। टूथसी ने 3 लाख से ज्यादा लोगों के स्माइल डिजाइन किए हैं और मैंने खुद देखा है कि लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो टूथसी की वेबसाइट या ऐप पर अपना फ्री टीथ स्कैन बुक करवाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन 7 कमांडर के साथ साथ स्थानीय लोग एमएनएफ का बहुत साथ देते थे। भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि स्थानीय आबादी लाल डेंगा के एमएनएफ का बहुत समर्थन करती थी। अगर वो कोई भी मिलिट्री एक्शन लेते तो वो भारत सरकार पर ही भारी पड़ता। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी और इससे निपटने के लिए अजीत डोभाल को मिजोरम भेजा गया। आईबी के एक पूर्व डायरेक्टर ने बताया कि अजीत डोभाल को भेजा नहीं गया था, बल्कि उन्होंने खुद कहा था कि मुझे वहां भेजो, मैं ठीक करके आता हूँ। तो इससे निपटने के लिए अजीत डोभाल को सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड के तौर पर मिजोरम भेजा गया। मिजोरम पहुंचने के 1 हफ्ते के अंदर ही अजीत डोभाल ने सारी छोटी बड़ी डिटेल्स कलेक्ट करनी शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि लाल डेंगा की पावर इन 7 कमांडर की वजह से बहुत ज्यादा है। ये 7 कमांडर और लाल डेंगा की आपस में नहीं बनती थी, इनमें कॉन्फ्लिक्ट था। इन 7 कमांडर ने अपना अड्डा म्यांमार के पहाड़ों में बना रखा था। अजीत डोभाल एक गुप्त एजेंट बनकर इन पहाड़ों में घुसे। धीरे धीरे करके वो इन 7 कमांडर से बात करने लगे और उनका विश्वास जीत लिया। कुछ ही समय में वो उनके शराब के साथी बन गए और रोज उनके साथ शराब पीने लगे। यहाँ तक कि एक दिन अजीत डोभाल ने उन्हें अपने घर पर पार्टी पर बुलाया और उन्हें पोर्क खिलाई। अजीत डोभाल की वाइफ को तो ये भी नहीं पता था कि जिनके लिए वो खाना बना रही है वो उनके घर पर बैठे मिलिटेंट्स हैं। जब अजीत डोभाल ने इन कमांडर का पूरा विश्वास जीत लिया तो उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि वो किसी भी तरह से भारत के साथ मिल जाए। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत के साथ मिलेंगे तो मिजोरम को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा और आम लोगों के छोटे मोटे मसले भी सुलझा दिए जाएंगे। अगर वो नहीं माने तो उनका ही नुकसान होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि एक न एक दिन भारतीय सेना इस मामले में घुसेगी और सब खत्म करके रहेगी, फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा। साल 1972 से लेकर 1974 तक अजीत डोभाल लगातार उन्हें समझाते रहे और 7 में से 6 कमांडर को अपने साथ मिलाने का काम किया। जैसे 7 में से 6 कमांडर भारत के साथ मिलकर कमजोर कर दिया और भारत सरकार के साथ शांति रखने के लिए मजबूर हो गए। सागर दत्ता जो पत्रकार थे, उन्होंने लाल डेंगा को इंटरव्यू दिया। जब उन्होंने खुद रिकॉर्ड कर कहा था कि अजीत डोभाल ने मेरे 6 कमांडर को अपने साथ मिला दिया, जिसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। वहाँ के मुख्यमंत्री बने। इस कामयाबी का श्रेय भी अजीत डोभाल को ही जाता है। अब यहाँ अजीत डोभाल मिजोरम में थे और उसी समय सिक्किम, जो कि एक रियासत थी, और उसके राजा पलडेन थोंडुप नामग्याल अमेरिका के जाल में फंस जाते हैं। अमेरिका की एक CIA एजेंट थी, होप कुक, जिनसे उनकी शादी हो जाती है। होप कुक, जो कि अमेरिका की CIA एजेंट थी, वो सिक्किम की रानी बन जाती है और सिक्किम अमेरिका के इशारों पर चलने लगता है।
जिससे अमेरिका का फायदा होता है। अब इससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी R&AW के हेड R.N. कौ से बात करती हैं और उन्हें सिक्किम भेजती है। R.N. कौ एक योजना बनाते हैं जिसमें वो सिक्किम की छोटी छोटी पार्टियों को समर्थन देंगे, उन्हें बड़ा बनाएंगे और उन्हें राजा के खिलाफ भड़काएंगे। और जब राजा कमजोर हो जाएगा और उसे आम लोगों का समर्थन नहीं रहेगा तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। नहीं तो अगर अभी कुछ किया तो आम लोग भड़क जाएंगे और ये योजना भारत के खिलाफ ही काम करेगी। अब सिक्किम की छोटी छोटी पार्टियों को जिनको समर्थन देना था और राजा के खिलाफ करके आम लोगों का समर्थन लेना था, ये काम अजीत डोभाल को दिया गया। और अजीत डोभाल को जैसे ही ये काम मिलता है वो एक योजना बनाते हैं। सिक्किम में कांग्रेस पार्टी की एक लोकल यूनिट थी, सिक्किम नेशनल कांग्रेस, जिसके नेता थे काजी लहेंडप डोरजी। उनसे बात करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं और योजना के हिसाब से सब कुछ हो जाता है। और देखते ही देखते बहुत कम समय में सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता काजी को लोकल लोग सपोर्ट करने लगते हैं। अब उनकी पार्टी को एस्टैब्लिश करना, बड़ा बनाना, लोगों का समर्थन दिलाना, सारा पैसा और हर तरह की मदद काजी को अजीत डोभाल ने दी। और इस मदद से काजी लोकल लोगों का सपोर्ट पाने में सफल हो जाते हैं। वो राजा पर दबाव डालते हैं और सिक्किम में चुनाव करवाते हैं और उसके साथ ही वो चुनाव जीत जाते हैं और सिक्किम के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वो इसलिए प्रधानमंत्री बन पाते हैं क्योंकि उस समय तक सिक्किम का भारत में विलय नहीं हुआ था। अब योजना के मुताबिक काजी के सिक्किम का प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद वो इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखते हैं और मदद मांगते हैं और कहते हैं कि सिक्किम में हालात बहुत खराब हो रहे हैं और राजा लोगों के अधिकार छीन रहा है और उन्हें परेशान कर रहा है। और फिर इधर से इंदिरा गांधी सेना भेजती है और राजा और उनके पूरे महल को अपने कब्जे में ले लेती है। और जब सब कुछ काबू में आ जाता है तो सिक्किम में एक जनमत संग्रह कराया जाता है जिसमें 97% लोग भारत के पक्ष में वोट देते हैं। और सिक्किम संविधान के 36वें संशोधन के साथ 16 मई 1975 को यह भारत का एक राज्य बन जाता है। और जैसा वादा किया गया था, काजी लहेंडप डोरजी सिक्किम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब ये सारे हालात अमेरिका के हाथ से निकलकर भारत के कब्जे में आ जाते हैं। तो सीमा नीचे राज्य को तोड़ और वापस अमेरिका चले जाते हैं। अब अजीत डोभाल ने सिक्किम में उसके दरअसल इस समय इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब ये देख के पाकिस्तान ने फ्रांस और चाइना की मदद से अपना न्यूक्लियर टेस्ट पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद फ्रांस को पता चला कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, तो फ्रांस तो पीछे हट गया लेकिन चाइना नहीं हटा। और इस समय पाकिस्तानी अफसर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट के सिलसिले में बार बार जाने लगे थे। जब इंदिरा गांधी को पता चला कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है तो उन्होंने रॉ और आईबी की टीम को बुलाया और उन्हें यह काम सौंपा, पाकिस्तान जो भी कर रहा है उसके बारे में पता करो और कैसे भी करके उसे रोकने की कोशिश करो। बिना समय गंवाए इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने सीक्रेट एजेंट्स को पाकिस्तान और चाइना भेजना शुरू कर दिया। उस समय जब एजेंट्स को भेजा जाता था तो उन्हें इंडियन एम्बेसी में कोई नौकरी दिखाकर बुलाया जाता था। तो अजीत डोभाल को भी पाकिस्तान इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी बना के भेजा गया। अजीत डोभाल लगभग 6 से 7 साल तक पाकिस्तान में रहे। इस दौरान उन्होंने जासूसी करके बहुत सी खुफिया जानकारी भी हासिल की। जैसे पाकिस्तान के कहुता में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था वो वहां भिखारी के भेष में घूमते रहते थे। हमारी रॉ की जो वीडियो है जिसमें नाई की दुकान से बाल उठाकर इंडिया भेजना और पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट लैब में पैसे मांगने वाला इंडियन आदमी बैठाना, इन सब घटनाओं में रॉ के साथ अजीत डोभाल भी शामिल थे। अजीत डोभाल जितने समय पाकिस्तान में रहे उन्होंने इंडिया की कई ऑपरेशंस में मदद की और इसी दौरान वो 2 बार पकड़े भी गए। एक बार जब वो इस्लामाबाद के मशहूर औलिया के मजार पर जा रहे थे तो एक आदमी ने उन्हें रोककर उनके कान के छेद के बारे में पूछा। दूसरी बार कव्वाली सुनते समय एक आदमी ने उन्हें बताया कि उनकी नकली दाढ़ी निकल रही है। तो ये 2 घटनाएं थीं। बाकी समय वो लगातार अपनी खुफिया जानकारी भेजते रहे।
अब इसके बाद इंडिया में बहुत बवाल चल रहा था। भिंडरावाले कांड को लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और जिस तरह से गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचा था, उससे सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। सरकार पीछे हट गई थी, इंदिरा गांधी जी की जान चली गई थी और सरकार को कुछ समझ आता उससे पहले कुछ समय बाद 1988 में फिर से सीएम कांड हो गया। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय हुआ था, वैसे ही उग्रवादी गोल्डन टेम्पल में घुस गए थे। 1988 में भी ऐसे ही खालिस्तान कमांडो फोर्स, भिंडरावाले टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान और बब्बर खालसा के उग्रवादी आकर गोल्डन टेम्पल के कमरा नंबर 14 में बैठ गए। इस बार उग्रवादियों को पता था कि सरकार मंदिर के अंदर ऑपरेशन नहीं कर सकती, क्योंकि पिछली बार जो ऑपरेशन उन्होंने किया था उसका बहुत भारी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो कोई और गलती नहीं करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि जो लोग मंदिर में घुसे हैं उन्हें किसी भी तरह से बाहर निकालना होगा, हालात को काबू में करना होगा, लेकिन गोल्डन टेम्पल के अंदर कोई नहीं जाएगा, ना ही कोई हमला करेगा। ये सब चल ही रहा था कि अजीत डोभाल उस समय पाकिस्तान में थे और पंजाब से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन पंजाब की एजेंसीज को भेज रहे थे। जब ये तय हो गया कि इन लोगों को निकालना है और ऑपरेशन करना है, तब अजीत डोभाल को वापस बुलाया गया। इस पूरे ऑपरेशन को केपीएस गिल और अजीत डोभाल ने मिलकर लीड किया था और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। सीआरपीएफ ने गोल्डन टेम्पल को घेर लिया था और अपनी पोजीशन ले ली थी, लेकिन आगे क्या करना है ये किसी को नहीं पता था। तो अजीत डोभाल ने एक रिक्शा वाले का भेष बनाया और गोल्डन टेम्पल के आसपास घूमने लगे। उन्होंने गोल्डन टेम्पल के आसपास से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी शुरू की। कुछ दिन बाद अजीत डोभाल ने डिसाइड किया कि बिना गोल्डन टेम्पल के अंदर जाए ये मुश्किल ऑपरेशन पूरा करना मुमकिन है, क्योंकि बिना अंदर जाकर उनकी सही लोकेशन जाने ऑपरेशन पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले ही पाकिस्तान में रह चुके थे। उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी और एक्सेंट भी। वो अंदर गए और उग्रवादियों से बात की और उन्हें बताया कि उन्हें पाकिस्तान की आईएसआई ने उनकी मदद करने के लिए भेजा है। उनसे कई तरह की बातें करके उन्होंने उग्रवादियों को यकीन दिला दिया कि वो पाकिस्तान से हैं। अंदर जाकर उन्होंने उग्रवादियों को बताया कि अफसर की मदद करें और इस बात से गोल्डन टेम्पल के आसपास के बारे में यूनिफॉर्म के रूप में बुलाया गया था और जो सीआरपीएफ पहले से वहां थे उनकी जगह एनएसजी कमांडोज को लगा दिया गया। इसके बाद अजीत डोभाल ने एनएसजी की टीम को बताया कि उग्रवादी कहाँ कितने लोग, उनका लीडर कौन है, उनका प्लान क्या है, सब कुछ बताया। साथ ही साथ अजीत डोभाल ने पानी और बिजली के बारे में कुछ देर के लिए बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया, स्नाइपर ने उसे गोली मार दी। न पीने को पानी, न बिजली और बहुत ज्यादा गर्मी। कई दिन ऐसे ही बीत गए। उनका लीडर भी मारा गया था, तो अंदर जो उग्रवादी थे उनका मोराल टूट गया। अजीत डोभाल भी अंदर बाहर जा ही रहे थे, तो वो अंदर गए और उन्होंने उग्रवादियों से कहा कि सबसे अच्छा फैसला यही होगा कि आप लोग सरेंडर कर दो। काफी समझाने के बाद अजीत डोभाल 18 मई को सभी उग्रवादी बिना हथियार इतने सारे लोगों को सरेंडर करवाने की अजीत डोभाल जब अंदर चला, अगर उनकी शक हो जाता तो पक्का था कि उनकी जान चली जाती, लेकिन इतना बड़ा रिस्क और अलग-अलग ऑपरेशंस में इंडिया की मदद करते रहे। 3 सेकंड का गैप है, उसके बाद बोलना है। और उसके 1 साल बाद 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन ICHCO-14 नेपाल एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट आ रहा था।
इसमें लगभग 170 से 180 यात्री सवार थे। जैसे ही ये प्लेन इंडियन एयरस्पेस में दाखिल हुआ तो हरकत उल मुजाहिदीन नाम के एक आतंकवादी संगठन, जिसके 5 पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उन्होंने इस हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया। उस वक्त तो ये साफ नहीं था कि वो इसे कहां लेकर जाएंगे, लेकिन प्लेन के पायलट को बोला गया कि वो प्लेन को पाकिस्तान की तरफ ले जाए। पायलट ने कहा कि इतना फ्यूल नहीं है, तो थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद यह तय हुआ कि पहले ये प्लेन अमृतसर में फ्यूल भरने के लिए उतारेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके कब्जे में तो यात्री थे ही। उन्हें पूरा भरोसा था कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। योजना के मुताबिक वो प्लेन अमृतसर में तो उतारते हैं, पर इसमें बहुत देर हो जाती है और उन्हें शक भी होने लगता है कि कहीं भारत सरकार कुछ प्लान तो नहीं बना रही है। फिर वो प्लेन को अमृतसर से लेकर पाकिस्तान में उतारते हैं। जब उनकी सरकार नहीं मानी तो वो उसे दुबई में उतारते हैं। वहां पर उसमें फ्यूल भरा जाता है और 25 दिसंबर 1999 को वो उसे अफगानिस्तान के कंधार में उतारते हैं। जब भारत को इसकी खबर लगी तो भारत सरकार ने इस्लामाबाद में तैनात इंडियन एम्बेसी के एक अधिकारी एयर घनश्याम को कंधार भेजा ताकि वो उनकी सरकार से बातचीत करके हाईजैक की पूरी जानकारी इकट्ठा कर सके। आतंकवादियों ने एयर घनश्याम को धमकी दी कि वो भारत सरकार से कहें कि वो एक टीम बनाकर भेजे ताकि वो अपनी मांगे रख सके। जब एयर घनश्याम ने ये बात भारत सरकार को बताई तो बिना देर किए भारत सरकार ने 7 लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें उन्होंने जानबूझकर अजीत डोभाल को भी शामिल किया और उन्हें कंधार भेज दिया। पहला कारण तो ये था कि 1971 से लेकर 1999 तक अजीत डोभाल 15 से भी ज्यादा हाईजैकिंग में बातचीत कर चुके थे, और दूसरा ये कि भारत सरकार को उन पर बहुत भरोसा था कि वो किसी भी तरह इस स्थिति को संभाल लेंगे। ये टीम कंधार पहुंचती है और अजीत डोभाल बातचीत शुरू करते हैं। आतंकवादी बार बार अपनी मांगे बदल रहे थे, तो पहले तो अजीत डोभाल ने उन्हें कहा कि वो अपनी एक ही मांग बताएं, नहीं तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। इसके बाद आतंकवादियों ने अपनी सारी मांगें एक कागज पर लिखी और उसे प्लेन से बाहर फेंक दिया। उस कागज पर लिखा था कि भारत की जेल में बंद 36 आतंकवादियों को रिहा किया जाए, साथ ही $200 मिलियन भी दिए जाए। शुरुआत में तो इस मांग को पूरा करने से मना कर दिया गया, पर दिक्कत ये थी कि भारत पर बहुत ज्यादा दबाव था। यात्रियों के परिवार वाले और मीडिया चारों तरफ से सरकार को घेरे हुए थे। ऊपर से अगर सरकार कोई ऑपरेशन प्लान करती भी तो उन्हें पाकिस्तान का एयरस्पेस इस्तेमाल करना पड़ता, और भारत को पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। यहां तक कि अफगान के लोग भी इसमें शामिल थे, तो अगर उन्होंने कुछ प्लान भी बनाया तो उसकी सारी जानकारी हाईजैकर्स तक पहुंच जाती। अगर उन्हें निकालने का प्लान भी बनाते तो बहुत ज्यादा चांस था कि वो पूरे प्लेन को ही बम से उड़ा देते और सारे यात्रियों की जान चली जाती। मतलब कोई भी रास्ते खुले नहीं थे। खैर, किसी तरह अजीत डोभाल ने उनसे बहुत सारी बातचीत की और उन्हें इस बात के लिए मना लिया कि 36 नहीं बल्कि 3 आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा। बातों ही बातों में आतंकवादी उनकी बात मान भी गए। फिर अजीत डोभाल ने 3 आतंकवादियों के बदले में यात्रियों को छुड़वा लिया, पर यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब इस घटना के बाद अजीत डोभाल ने ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया। नेशनल सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए अलग अलग कदम उठाए गए, जिसमें मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) का गठन भी शामिल था और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस (JTFI) भी बनाया गया। अब ये सब चीजें चल ही रही थीं, लेकिन सन 1998 में जब से बीजेपी की सरकार रूलिंग में आई थी, चर्चा होने लगी थी कि अजीत डोभाल बीजेपी के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी दोस्त हैं। उस समय LK आडवाणी ने अजीत डोभाल को अपने सबऑर्डिनेट के रूप में नियुक्त किया, और इस क्लोजनेस को देखकर बाकी सीनियर ऑफिसर्स और ऑपोजिशन